हेलो बच्चों, एओडी में अब आगे चलते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग functions. First, fx is equals to x minus tan inverse x। ठीक है, हमने ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए प्रोसीजर क्या बताया था कि सबसे पहले हमने ये देखा कि पॉइंट कहीं जो फंक्शन है वो उसका डोमेन क्या है, और फिर वो डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ पे है, नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे है, फिर उन सब पॉइंट्स पे वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू निकाला, वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू निकाला, एंड जहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम आएगा उस पे भी हमने वैल्यू निकाला। फिर देख लिया कि इन सब वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो वो जो डिसकॉन्टिन्यूटी या वो सब वाली बात थी तो वो तो कुछ है नहीं, इट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। पहली बात तो ये हो गई। तो फिर हमने सीधा सीधा डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैसे देखो एफ डैश एक्स जीरो तो होगा एक्स बराबर जीरो पे, बट वहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। तो अगर हम साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखें तो दैट विल बी पॉजिटिव ऑन बोथ द साइड, एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो विल इम्प्लाई एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो उसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो जीरो हुआ तो सही, बट वो मैक्सिमम मिनिमा कुछ नहीं आया। दिस इम्प्लाइज नो मैक्सिमा मिनिमा एज एफ डैश जीरो माइनस एंड एफ डैश जीरो प्लस दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है ये, ठीक है, वो डोमेन के राइट मोस्ट पॉइंट पे आएगा, लीस्ट वैल्यू जो है वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आएगा। ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, hence the maximum value will occur at rightmost point of the domain, and the least value will occur at the left most point of the domain, leftmost point of the domain. This implies but, ठीक है, but डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। tan इनवर्स एक्स हमेशा डिफाइन है, एक्स हमेशा डिफाइन है, तो ये तो आर में डिफाइंड है। अगर फंक्शन आर में डिफाइन है तो उसका डोमेन तो आर हो गया, तो राइट मोस्ट पॉइंट तो इसके डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि कोई फाइनाइट पॉइंट ही नहीं। ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज देयर इज नो फाइनाइट right most point or left most point. There is no finite leftmost point or rightmost point. This implies the greatest and the least value
डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो ठीक है, आंसर तो यही हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। बट अगर मेरे से रेंज निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, इसमें वैसे एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, फॉर रेंज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स विल बी डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वैल्यू इन्फाइनाइट को जाएगा। अगर x इन्फाइनाइट को जाएगा तो ये x तो इन्फिनिटी को चला जाएगा और ये π/2 को जाएगा, तो इन्फिनिटी माइनस π/2 इन्फाइनाइट को जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिमिलरली लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। बेसिकली मैं डज नॉट एग्जिस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो ये देखना है कि वैल्यू कहाँ जा रहा है, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है, क्योंकि वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, इसमें भी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को जा रहा था, बट बिकॉज फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नाउ एज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस दिस इम्प्लाइज रेंज विल बी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, रेंज निकालने के लिए बोला जाए तो वो हम बता सकते हैं, रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं आया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 6। सोल्यूशन, सबसे पहले हमने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब चेक करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे वैसे तो ऑफकोर्स 6 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। मॉड एक्स माइनस 6 जो है वो 6 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो फंक्शन 6 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये बात श्योर है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस हर जगह है, मॉड तो कॉन्टिन्यूस होता है। बट उससे पहले मेरे को कुछ भी एनालिसिस करने के लिए मेरे को मॉड तो हटानी पड़ेगा, तो हम इसको एफ एक्स को पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, अगर x 6 से बड़ा है तो, एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, अगर ये x 6 से छोटा है तो। ऐसे करके आ गया। ठीक है, अब एक बार और लिख लेते हैं, चलो इसको, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इफ x लेस देन 6। अब देखो ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक आ गया, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक का तो ग्राफ हम बना सकते हैं, तो इसके एनालिसिस के लिए मेरे को डेरिवेटिव वेरिएटिव करने की जरूरत ही नहीं, हम तो ग्राफ बनाए सीधा सीधा। ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका रूट हो जाएगा -3 एंड 2। ठीक है, बट ये वाला पैराबोला हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 6 के लेफ्ट में चाहिए, तो 6 कहीं यहाँ पे होगा, इसके लेफ्ट में मतलब ये सब चल जाएगा। ठीक है, एंड दिस पॉइंट विल बी दिस प्लस दिस बाई 2, तो ये हो जाएगा -12। तो इस पे y की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसमें मैंने हाफ रखा तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा -1/4, तो दिस वैल्यू विल बी -25/4, माइनस हाफ रखेंगे। दूसरा जो ये वाला एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ये जो आया, ये बेसिकली इसके रूट ही रियल नहीं है, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा पहली बार, और दूसरा इसका वैल्यू यहाँ हाफ पे, ये मिनिमम कुछ आएगा, बट मेरे को वो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ तो 6 के आगे आगे वैलिड होगा, तो आगे वैलिड होगा, तो 6 पे वैल्यू क्या है वो मेरे को देखना है बस। 6 पे वैल्यू अगर इसमें 6 रखेंगे तो आ जाएगा 36। ठीक है, इसमें भी ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 36। तो इसमें हमें क्या करना है, एक ग्राफ ये रखना है, दूसरा ग्राफ ये रखना है, तो अल्टीमेटली जो हमारा ग्राफ आएगा वो ऐसे करके कुछ आएगा, ये 6 हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। ठीक है, 6 पे इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ठीक है, बट रेंज हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था -½ जहाँ पे वैल्यू कितना था -25/4। तो फ्रॉम ग्राफ बोल सकते हैं, मतलब इसमें डेरिवेटिव का कहीं यूज़ ही नहीं हुआ। फ्रॉम ग्राफ एफ मैक्सिमम कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। एफ मिनिमम कितना हो गया, -25/4। एंड रेंज ऑफ एफ कितना हो गया, -25/4 से इन्फिनिटी। ये इसका रेंज हो गया, यहाँ से लेके ऊपर तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। बस ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी थी, वो निकल आया। ठीक है, चलो एक पार्ट और कर लेते हैं, थर्ड। fx इज इक्वल्स टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 3 और x बिलोंगिंग टू -1 से 5, ये दे दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन सीधा सीधा अगर पॉलिनोमियल है तो वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। तो डिसकॉन्टिन्यूटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जैसी तो कोई बात ही नहीं है। सीधा सीधा डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। इसमें से अगर हम 3 कॉमन लें तो x² माइनस 4x प्लस 3, तो दैट विल बी 3 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 3। तो साइन ऑफ f डैश x वो कितना हो जाएगा 1 और 3 पे। दिस इम्प्लाइज अगर f डैश x बराबर 0 है तो x बराबर 1 और 3 हो गया। साइन ऐसे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1 पे f डैश 0 है और साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये हो जाएगा हमारा लोकल मिनिमा। ठीक है, अब जो इस वाले केस में हमने क्या कर रखा है, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है -1 से लेके 5 तक। तो इसमें कुछ ऐसे लग जाएगा, इधर -1 हो जाएगा और इधर 5, ये डोमेन है। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, रफ ग्राफ। -1 से ग्राफ, मतलब f डैश पॉजिटिव है तो जो fx है वो ऊपर जाना शुरू करेगा ऐसे, फिर यहाँ मैक्सिमा आया, फिर ये नीचे गया और फिर ये ऐसे ऊपर गया। ठीक है, तो -1 पे भी यहाँ लोकल मिनिमा आएगा, ये भी लोकल मिनिमा है। इसके लेफ्ट का तो ग्राफ हमारे डोमेन में नहीं है, बट यहाँ लोकल मिनिमा तो बोला ही जाएगा। ऐसे ही ये जो पॉइंट है यहाँ लोकल मैक्सिमा आएगा। ठीक है, तो यहाँ यू विल हैव लोकल मैक्सिमा। बट क्वेश्चन में तो हमें ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, वो डिपेंड करेगा ये ज़्यादा ऊपर है या ये ज़्यादा ऊपर है। वो कैसे पता लगेगा, वो तो हमें वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसी लीस्ट वैल्यू के लिए मेरे को देखना पड़ेगा 3 पे फंक्शन की वैल्यू छोटी है या फिर -1 पे छोटी है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गए वो ये हो गए -1, 1, 3 एंड 5। इतनी जगह पे मेरे को वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू, अगर -1 रखेंगे तो पहला हो गया -1, -6, -9, -3, तो ये हो गया -19। ठीक है, फिर f ऑफ 1 वो हो जाएगा 1 - 6 + 9 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1 हो गया ये, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगा f ऑफ 3। तो देखो ऐसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा सीख लो। इंटू 3² + 9 × 3 -3 ऐसे किया। तो देखो इसमें से ये हो गया 3³ यहाँ से भी 3³ और यहाँ से भी 3³ कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 - 2
और यहाँ बचेगा +1। सही है। तो देखो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे 0 हो गया तो वैल्यू कितना हो गया -3। ठीक है, ये f ऑफ -3 हो गया। फिर f ऑफ 5 रखेंगे तो अच्छा f' में वैल्यू नहीं रखेंगे, f(x) की वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि इसी का ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालना है। तुम इसको ऐसे देख सकते हो, इन दोनों में से 5² हमने कॉमन निकाल लिया तो 5 - 6 हो जाएगा, प्लस 9 × 5 + 3, तो ये कितना हो गया -1 और ये 25, तो ये हो गया -25 प्लस ये हो गया 45 + 3, तो ये हो गया 23। तो 4 वैल्यूज़ कौन कौन सी आई 23, यहाँ पे वैल्यू 23 आया और 1 पे वैल्यू कितना आया 1। तो इन दोनों में ऑफ कोर्स 23 बड़ा है तो ये पॉइंट ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही -1 पे -19 है और 3 पे -3 है, तो ये -3 है और ये -19 है, तो ये ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो एक्चुअल ग्राफ फिर अब हमें ऐसे पता लगा कि ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है वो कितना बना 23, ये वाला वैल्यू कितना बचा -3, ये वाला वैल्यू इज़ 1 एंड दिस वैल्यू इज़ -19। तो द लीस्ट वैल्यू is -19 and the greatest value is equals to 23। ये हमारा अल्टीमेटली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आ गया, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालना था। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या बोला है कि f(x) इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2gx अपॉन 1 प्लस gx का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फिर उसने लिखा है gx इज डिक्रीजिंग इफ fx इज डिक्रीजिंग इफ gx इज डिक्रीजिंग। तो मतलब इसके इंक्रीज या डिक्रीज पे अल्टीमेटली मेरे को कमेंट करना है। ठीक है, तो वो कैसे कमेंट करेंगे, उसके लिए हम एक तो ऐसे कर सकते हैं, इसको सीधा ही डिफ्रेंशिएट कर लिया तो f' कितना आएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव √(1 माइनस इसका स्क्वायर), तो वो जाएगा 4g² अपॉन 1 प्लस g² का होल स्क्वायर इनटू अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 तो हम बाहर छोड़ देते हैं, ये वाला 2। ठीक है, g का डेरिवेटिव g' इंटू 1 प्लस g² माइनस फिर g एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वो आ जाएगा 2g' होल डिवाइडेड 1 प्लस g² का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये आएगा। अच्छा, इस 1 प्लस g² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2g आएगा। हाँ, तो अब देखो इसको लिखा 1/√(1 प्लस g² का होल स्क्वायर माइनस 4g² बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस g² का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस g² का होल स्क्वायर इनटू इसमें से क्या होगा, 2 बाहर है और एक g' बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस g² माइनस 2g² होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस g² का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये जो स्क्वायर है ये आंख बंद करके रूट के साथ नहीं उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 माइनस g², 1 प्लस g² तो खैर पॉजिटिव है, तो इसमें तो अगर हमने मॉड लगाया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट √(x²) मॉड x होगा, x नहीं होगा। तो उस हिसाब से आई कैन राइट डाउन इसको 1/mod 1 माइनस g², ये ठीक है, और अपॉन जो है 1 प्लस g² उस पर भले ही मॉड मत लगाओ क्योंकि ये वैसे ही दिख रहा है पॉजिटिव है। फिर यहाँ आ गया 2g' 1 माइनस g² होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस g² का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस g² ऐसे कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास f' कितना आ गया, दैट इज 2
2g (1 माइनस जी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी स्क्वायर का मॉड इंटू 1 प्लस जी स्क्वायर। ये आ गया। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन कैसे चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ जी एक्स इज इंक्रीजिंग एंड जी का मॉड 1 से बड़ा है। तो देखो अगर जी का मॉड 1 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जी एक्स इज इंक्रीजिंग तो जी डैश पॉजिटिव होगा, अगर जी इंक्रीजिंग है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो नेट नेगेटिव हो गया, बाकी सब तो पॉजिटिव है। तो एफ एक्स डिक्रीजिंग हो गया, उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पार्ट सही है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे। सेकेंड वाले पार्ट पे उसने क्या बोला है कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ जी एक्स इज इंक्रीजिंग एंड मॉड जी इज लेस देन 1। तो अगर g लेस देन 1 होगा तो ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जो f डैश का साइन होगा वही g डैश का साइन होगा, तो जो f कर रहा होगा वही g कर रहा होगा, तो सेकेंड वाला भी सही है। थर्ड वाला क्या है कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ g इज डिक्रीजिंग बट मॉड g इज ग्रेटर देन 1। तो वो क्या बोला कि ये अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, बट मॉड g लेस देन 1 होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड वाला जो है वो तो गलत है, तो इसलिए केवल फर्स्ट और सेकंड इज फाइन। तो फर्स्ट और सेकंड का मतलब क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो ऐसा करने पे कुछ बच्चों के दिमाग में क्या होगा कि यहाँ पे इक्वल्स टू लगा रखा है, मॉड जी के ऊपर इक्वल्स टू लगा रखा है, तो इक्वल्स टू लगाने पे तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो कोई बात नहीं है, डिफाइन नहीं होगा, ये बात सही है। एफ डैश भले ही डिफाइन ना हो, एफ डैश भले ही डिफाइन ना हो, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो हमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक इस फंक्शन की बात है, इसमें 1 प्लस जी स्क्वायर जो है वो ए एम जी एम से अगर देखोगे तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2gx, तो इससे बड़ा ही आएगा, तो इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड। प्लस अगर gx कॉन्टीन्यूस है तो ये पूरा हमेशा एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन ही आएगा। तो जो हमारा पॉइंट उस मतलब मॉड जी जहाँ पे 1 हो रहा होगा वहाँ पे भी क्या होगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके आसपास जो एफ डैश का बिहेवियर है वो दोनों तरफ एफ डैश का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव बिहेवियर ही आएगा, इसलिए। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को ये भी लग रहा होगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो भी चलो बता देते हैं। 2gx अपॉन 1 प्लस gx का होल स्क्वायर, ये ठीक है। ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, gx की जगह tan थीटा रख दिया। ठीक है, तो gx की जगह tan थीटा रखने से क्या हो जाएगा, fx बराबर साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो फॉर्मूला किसका हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर मान लिया हमने थीटा ले लिया -π/2 से π/2 तक, ताकि सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएं, तो हमारा 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, -π से π तक। ठीक है, अब अपना याद करो भाई, ये ऐसे करके 3 डेफिनेशन आ जाएगी, ये आ गया -π, ये आ गया 0, ये आ जाएगा पाई, ये हो गया π/2 और ये हो गया -π/2। तो इसकी 3 तरह की डेफिनेशन हो गई। ये वाली जो डेफिनेशन है वो तो आ जाएगा -π -2 थीटा। ठीक है, कब, जब 2 थीटा -π और -π/2 के बीच में है। ये y बराबर x है, ये y बराबर π - x है, ये y बराबर -π - x है। तो x का काम यहाँ पे बेसिकली 2 थीटा कर रहा है, तो एक बार 2 थीटा हो गया, एक बार 2 थीटा हो गया, एक बार π - 2 थीटा हो गया। ये 2 थीटा कब हो जाएगा, जब -π/2 से π/2 है, और इसमें 2 थीटा π/2 से π है।
ठीक है, तो फाइनल डेफिनीशन हमारा ऐसे आएगा कि एफ एक्स बराबर -पाई -2 tan इनवर्स और जी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स जी एक्स, एंड तीसरे वाला हो जाएगा पाई -2 tan इनवर्स जी एक्स। ठीक है, कब कब होगा ये, कब होगा जब यहाँ से थीटा जब -पाई/2 एंड -पाई/4 के बीच में होगा। उसका मतलब क्या है कि जब जी एक्स tan थीटा -∞ से -1 के बीच में आ जाएगा, तो जब जी एक्स लेस देन -1 हो जाएगा, इसमें जब जी एक्स -1 से 1 हो जाएगा, और इसमें जब जी एक्स 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हमने ग्राफ खिंचवा रखा है। अगर tan इनवर्स जी एक्स को जी एक्स को मतलब एक आर्ग्यूमेंट बोलें, तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है, मतलब एफ डैश एक्स निकाल ही लिया चलो हमने, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा -2g'/1 प्लस जी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2g'/1 प्लस जी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -2g'/1 प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, ये कब होगा जब जी एक्स लेस देन -1 है, जब जी एक्स -1 और 1 के बीच में है, एंड जब जी एक्स 1 से बड़ा है। तो ऐसे करके भी हम देख सकते हैं, अगर जी एक्स का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा तो जी डैश और एफ डैश का ऑपोजिट टेंडेंसी होगा, एक इंक्रीजिंग होगा तो दूसरा डिक्रीजिंग होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे मोरलेस तुमने देखा होगा कि अगर विदाउट इसके करें तो भी कैलकुलेशन तो लगभग उतना ही होगा। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 3। उसने बोला कि फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर 1, 2^1/2, 3^1/3, 4^1/4, 5^1/5, 6^1/6 एंड 7^1/7। इसमें से हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। ठीक है, 1 भी बेसिकली 1^1/1 ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, एफ एक्स को अज्यूम किया x^1/x। ठीक है, इसका टर्म देखिए 4 लिखा है तो पावर में 1/4 लिखा है, 5 है तो पावर में 1/5 है। इसको देख के हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं e⁻ln x/x। ये ठीक है, किसी अगर वेरिएबल वेरिएबल लिखा हो तो हमने डिफरेंशिएशन में बताया था और लिमिट में भी बताया था कि e⁻ln करके लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट किया मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा e का डिफरेंशिएशन इतना ही आ जाएगा, इनटू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू ln x अपॉन x²। ये ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा e⁻, मतलब इस टर्म को तो वापस हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻1/x, ये हो जाएगा 1 माइनस ln x अपॉन x²। ये आ गया। ठीक है, अब अगर हम साइन देखें, साइन ऑफ f'(x), तो देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जीरो के लेफ्ट पे हम जाएंगे ही नहीं, f(x)/gx में f(x) पॉजिटिव होना चाहिए, और इसकी वजह से वैल्यू कितना आएगा e। तो अगर x e से छोटा है, ठीक है, अगर x e से छोटा है तब तो ये पॉजिटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव होगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि 0 और e के बीच में तो f(x) जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, और e के बाद में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, हाँ, ग्राफ ऑफ f(x) y बराबर f(x) का, तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये e हो गया। वैसे अगर हमने ग्राफ बनाया है तो पूरा ही बना लेते हैं। ठीक है, कैसे पूरा बना लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, ये तो श्योर बात है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है तो ये लोकल मैक्सिमा है। ऑफ कोर्स f'(x) इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x बराबर e। ठीक है,
अब इसका डोमेन क्या है, एक्स रेज टू पावर 1/x का डोमेन क्या है, 0 और इन्फिनिटी। तो 0 और इन्फिनिटी पे वैल्यू और निकाल लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड 0 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x कितना होगा, एक्स रेज टू पावर 1/x कितना होगा। अगर x 0 को जा रहा है तो 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी कोई भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अगर हम बोले लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 1/x, तो ये बेसिकली इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 हो गया, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, अब इसको कैसे ले जाएं, इसको देखो हम एक शॉर्टकट से ले आ सकते हैं। इस x को हम नीचे जाके ऐसे लिख लें, 1/x रेज टू पावर 1/x। डिनोमिनेटर में x लिख दिया, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यही चीज़ बन जाएगी। ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या होगा, अब 1/x 0 को जा रहा है। ठीक है, और लिमिट्स में जब हमने पढ़ाया था क्या बोलते हैं LH रूल, वहाँ पे हमने एक रिजल्ट याद कराया था, x रेज टू पावर x, अगर x 0 को जा रहा है तो वो 1 होगा। तो यहाँ पे x का काम ये 1/x कर रहा है और 1/x 0 को जा रहा है। जो ये लिखा है वही पावर लिखा है, तो ये 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म में सेम चीज़ लिखा है, तो ये 1 को जाएगा, तो ये आंसर 1 हो गया। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। मतलब क्या होगा, 0 में 0 के से आगे ही ग्राफ होगा, लेफ्ट पे तो ग्राफ होगा नहीं। 0 पे जो ग्राफ है वो 0 से ही चालू होगा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू 0 आया है। ठीक है, फिर बढ़ता जाएगा ग्राफ, फिर ई पे मैक्सिमम वैल्यू आया और फिर आगे घटता जाएगा। बट घटते घटते कहाँ तक जाएगा, केवल 1 तक। उसका मतलब क्या है कि जो रफ ग्राफ है वो ऐसे आएगा कि यहाँ से चालू हुआ, फिर ऐसे करके ये चला गया। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना ग्राफ का यूज़ है नहीं, ये तो मैं वैसे ही तुम्हें इंसाइट देने के लिए बता रहा हूँ। और ये जो मैक्सिमम आएगा ये कहाँ पे आएगा, ई पे, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ई रेज टू पावर 1/e। ठीक है, अब बेसिकली मुझे इसे ग्राफ से मतलब नहीं है, इसने तो बोला है कि 1 2 3 4, तो fx में मतलब हमारा fx क्या है, x रेज टू पावर 1/x। अगर इसमें मैंने वैल्यू 1 रखी तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 2 रखी तो कुछ ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 1 रखा तो याद है, 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, ठीक है, फिर 6 रखा, एंड फिर लास्ट में 7 रखा। ये एक्स एक्सिस है। हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सीधी सी बात है, 3 रेज टू पावर 1/3 जो होगा, आगे जाके तो ग्राफ नीचे जा रहा है, तो 3 रेज टू पावर 1/3 4 रेज टू पावर 1/4 से बड़ा होगा। तो क्लियरली 3 रेज टू पावर 1/3 ग्रेटर देन 4 रेज टू पावर 1/4 ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 1/5 ग्रेटर देन, ये तो ऐसे होगा 7 रेज टू पावर 1/7। इधर बात करें तो ये 2 रेज टू पावर 1/2, ये 3 रेज टू पावर 1/3 कहाँ पे आ रहा है, x बराबर 3 इसमें रखा तो 3 रेज टू पावर 1/3 हो गया। 2 रेज टू पावर 1/2 1 से बड़ा है, बट मेरे को ये नहीं पता कि इन दोनों में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। e की वैल्यू 2.7 के आसपास होता है, तो देखो हम ऐसे कभी भी नहीं नापेंगे, हम बोलेंगे ये तो 0.3 है, ये 0.7, तो ये ज़्यादा क्लोज होगा तो ये ज़्यादा ऊपर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ तो ऐसे जा रहा हो, दूसरी तरफ सडनली ड्रॉप हो जाए, तो हम ऐसे डिस्टेंस नहीं नाप सकते। तो मतलब ये तो मेरे को अलग से पता लगाना ही पड़ेगा कि 2 रेज टू पावर 1/2 और 3 रेज टू पावर 1/3 में कौन बड़ा है ये। ठीक है, 2 रेज टू पावर 1/2 की पावर 6 और 3 रेज टू पावर 1/3 की पावर 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। तो ऑफ कोर्स इसमें 9 बड़ा है, तो दैट इम्प्लाई ये बड़ा है 3 रेज टू पावर 1/3। तो 3 रेज टू पावर 1/3 सबसे बड़ा है, उसका मतलब क्या है, आंसर कितना हो गया, बी। 3 रेज टू पावर 1/3 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ये मोनोटोनिसिटी का बोल सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा सबको। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
फाइंड द इंटरवल इन विच फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और पहला क्या है, एफ एक्स बराबर 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही लेम सा क्वेश्चन है। इसमें तो बेसिकली मेरे को डिफ्रेंशिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पैराबोला है, पैराबोला डाउनवर्ड है और उसमें भी जो वर्टेक्स आएगा ये, ठीक है, इन दोनों में से मान लिया मैं 2x कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा x प्लस 3। तो ये पैराबोला डाउनवर्ड आएगा और ये कितना आ जाएगा, -3/2 पे आएगा, -b/2 पे। तो पैराबोला डाउनवर्ड है तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगा, -∞ से -3/2 क्लोज्ड, ठीक है, एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या हो जाएगा, -3/2 से इन्फिनिटी। ये हो जाएगा सिंपली, ठीक है। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 5, ये हो गया। तो इसमें एफ डैश एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 18, इसमें से 6 हमने कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो दैट विल बी 6 टाइम्स x माइनस 3 x माइनस 1, ठीक है। तो साइन ऑफ एफ डैश क्या आ जाएगा, 1 3 प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज कितना आ जाएगा, 1 से 3। इंटरवल ऑफ इंक्रीज आ जाएगा -∞ से 1 क्लोज्ड एंड 3 क्लोज्ड से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। यूनियन लगाते हैं नहीं, ये हमने पहले समझाया था कि क्यों नहीं लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये ख़त्म, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3/10 x⁴ माइनस 4/5 x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 x प्लस 11। एफ डैश एक्स विल बी, तो ये हो जाएगा 6/5 x³ माइनस 12/5 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5, ये आ गया। तो इस पूरे में से हम देख सकते हैं 6/5 कॉमन आ जाएगा, तो x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, शायद हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो ये जो क्यूबिक आया है इसके मेरे को रूट्स निकाल के देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो 1 रूट है क्या इसका, 1 रखने पे 5 और 2 7, 6 और 1 7 है, तो बल्ले बल्ले एक रूट पता लग गया तो बस सब कुछ पता लग गया। दिस इज 6/5, एक फैक्टर x-1 का आ जाएगा, दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक कैसे आएगा, उसमें एक x स्क्वायर का टर्म होगा, एक x होगा, एक कांस्टेंट होगा, तो ये +6 और ये -1, तो ये -6 होगा, ठीक है। तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होकर +6 बनेगा। x³ x और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके बनेगा तो इसका कोएफिशिएंट 1 ही आएगा। ये हो गया -x स्क्वायर, मेरे को चाहिए -2x स्क्वायर, तो ये -x और आएगा, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक -x स्क्वायर होगा, तो ये फैक्टराइज हो गया। वरना डिवाइड करके देख लो अपने आप, ये हो जाएगा x-1, इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, x-3 x प्लस 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स कौन कौन सा रूट है, -2 1 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज -∞ से -2, यहाँ नेगेटिव है, एंड 1 क्लोज्ड से 3 क्लोज्ड। इंटरवल ऑफ इंक्रीज -2 से 1 क्लोज्ड एंड 3 क्लोज्ड से इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज x⁴ माइनस 4x। फोर्थ पार्ट इज
एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x, तो डिफ्रेंशिएट करो, दैट विल बी 4x क्यूब माइनस 4। अगर 4 कॉमन निकालेंगे तो x क्यूब माइनस 1। तो ये तो सिंपली है एक, ये ठीक है, इसके रूट तो इमेजिनरी आएंगे तो इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, केवल एक ही रूट आया 1, उसके राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव। तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज्ड, एंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगा, 1 क्लोज्ड से इन्फिनिटी। यही आंसर हो गया। सही है। तो इसमें क्या करना था, 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 4 के, जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले इंटरवल बताने थे, वो बता दिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन π/4 से π/2। अब देखो शो दैट तो खैर एग्ज़ाम में क्या आएगा, बट इसको देखो हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से तुरंत कैसे देख सकते हैं। एफ एक्स हो गया tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिख लेता हूँ √2 साइन एक्स प्लस π/4। ठीक है, अब जो बाहर वाला फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, साइन एक्स प्लस π/4 का जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, π/4 से लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो साइन के ग्राफ को, तो ऐसे करके आएगा ये। ठीक है, ये इसका हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा π/2। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि अंदर वाला जो फंक्शन है वो π/4 से π/2 के बीच में ये डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ऐसा हमने रेंज में पढ़ाया था कि इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग होता है। तो अगर मेरे को वेरीफाई करना हो कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो मेरे को पता लग गया डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली अगर मेरे को प्रॉपर प्रूव भी करना है तो एफ डैश एक्स निकालो भाई। सही है, इसी फॉर्म में कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट। tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस π/4 इंटू साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा √2 कॉस एक्स प्लस π/4। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, और इन π/4 से π/2 x प्लस π/4 विल बी π/2 से 3π/4। ये ठीक है, अब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। उसका मतलब ये है कि cos ऑफ x प्लस π/4 विल बी नेगेटिव, मतलब f डैश विल बी नेगेटिव, दिस इम्प्लाइज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब ये टोटल हमारा प्रोसीजरल तरीका हो गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। एक लाइन का क्वेश्चन है, ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 0। एक जगह पे x बराबर 0 पे 0 जरूर होगा, बट वहाँ पे भी ये डिक्रीज़ करेगा क्योंकि दोनों तरफ ग्राफ नेगेटिव ही है। दोनों तरफ मतलब ये f डैश नेगेटिव है तो f डिक्रीजिंग ही है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डिक्रीजिंग इन r, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो ये इंटायरली नेगेटिव हो गया। और अगर एक पॉइंट पे कोई ग्राफ एफ डैश मान लिया एक पॉइंट पे 0 हो जाए और उसके दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो उस पॉइंट पे भी वो इंक्रीज ही करेगा। तो जैसे यहाँ पे x बराबर 0 पे एफ डैश 0 हो गया, बट उसके दोनों तरफ वो नेगेटिव ही है, तो उस पॉइंट पे भी वो डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला कि एफ एक्स इसके बराबर है फाइंड एक्स सैटिस्फाइंग
1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ क्यूब एक्स एफ ऑफ 1 माइनस 5x, ये प्रूव करने के लिए बोला है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें क्लिक करने वाली बात क्या है, क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को क्या चीज़ चमक जानी चाहिए, 1 माइनस समथिंग का क्यूब, 1 माइनस समथिंग का क्यूब। ठीक है, तो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो दिस इनइक्वालिटी क्या बोल गया, इसमें अगर मैं x की जगह एफ एक्स रख दूँ तो 1 माइनस एफ एक्स क्यूब आ जाएगा, वही लिखा हुआ है। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5x, ये हो गया। ठीक है, अब देखो एफ एक्स में अगर ऐसे लिखा है ना, एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स क्यूब, तो देखो माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, y बराबर माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है। तो इसलिए मैं तो ये मैन्युअली कैलकुलेट कर सकता हूँ अपने हेड में, मैन्युअली नहीं मतलब अपने हेड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये पूरा। तो डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग होगा, तो एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत है तो डिफ्रेंशिएट कर लो भाई, -1 माइनस 3x², तो ये -1 प्लस 3x² है। अब ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, इसके आगे माइनस लगाया तो ये इंटायरली नेगेटिव हो गया। अगर इंटायरली नेगेटिव हो गया तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का आप यूज़ क्या करेंगे, इस f को देखो, अगर ये डिक्रीजिंग है तो हमने मोनोटोनिसिटी में क्या बताया था कि अगर हम दोनों तरफ किसी भी इनइक्वालिटी में एक डिक्रीजिंग फंक्शन को लें, ठीक है, दोनों तरफ f ले लिया विच इज़ ए डिक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। अगर दोनों तरफ से f हम हटाएं तो भी साइन पलट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस f को हटाया दोनों तरफ से, तो ये बच गया एफ एक्स, बट ये साइन विल फ्लिप, ये बच गया। मेरे को तो x चाहिए, मतलब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है अल्टीमेटली, बस AOD का तो यही यूज़ था। एफ एक्स हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब लेस देन 1 माइनस 5x, ये 1 चला गया, सबको उधर ले जाएं तो एक्स क्यूब माइनस 4x ग्रेटर देन 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और उसके लिए हम -2 0 2 प्लस माइनस, तो ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, दिस वॉज ए गुड क्वेश्चन। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जिसका डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, तो फाइंड ए इफ एफ ऑफ 2a² प्लस a प्लस 1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 3a² माइनस 4a प्लस 1, ये है। ठीक है, तो देखो फॉर डोमेन 0 से इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है कि जो भी f के अंदर लिखा है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टर्म डिफाइन होगा अगर जो इसके अंदर लिखा है 2a² प्लस a प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए एंड 3a² माइनस 4a प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। अब जो इसके रूट हैं वो 3a प्लस 1 हो गया एंड a 3a प्लस 1 नहीं 3a माइनस 1 है, तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द रूट्स, तो यहाँ से तो आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ से इसका d नेगेटिव है, 2a² प्लस a प्लस 1 हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया a बिलोंग्स टू r
इन दोनों के इंटरसेक्शन से यही आ गया -∞ से 1/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब ये इनइक्वालिटी लिखना इज़ वैलिड, एफ वाले टर्म लिखना इज़ वैलिड अगर ए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ये तो एक पार्ट हो गया स्टोरी का। अब स्टोरी का दूसरा पार्ट कि ये वाला एफ इससे बड़ा भी होना चाहिए। तो जब इसने इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है तो दोनों तरफ से अगर हमने एफ हटाया, ये हटाया, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है दैट विल नॉट चेंज, वो ऐसे ही रहेगा। ये हो गया 3a² - 4a + 1। तो सबको अगर उधर ले जाएं तो a² - 5a - 0। तो ये तो हो जाएगा a, इससे रूट 0 और 5 आ जाएगा, तो बिटवीन द रूट्स 0 से 5 इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्योंकि ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए, वो डिफाइन होने के लिए सही होना चाहिए, ये इनइक्वालिटी को सही होने के लिए सही होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा a 0 से 1/3 यूनियन 1 से 5। बस यही आंसर होगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है, फॉर विच f(x) इज इक्वल्स टू sin 2x -8 टाइम्स a + 1 sin x, ओके, प्लस 4a² + 8a - 14x इंक्रीजेस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ये क्वेश्चन है कि a की वो वैल्यू बताओ एक्सेप्टेबल सच दैट दिस इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ठीक है, f' बराबर sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x -8a + 1 cos x प्लस इसका डेरिवेटिव हो गया 4a² + 8a - 14। तो इफ f is increasing function then f' must be greater than equals to 0। अच्छा, इसने सॉरी ये और लिख दिया फाइंड एंड हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट्स लिखा है। क्रिटिकल पॉइंट्स, वैसे तो अगर इसने केवल ये बोला होता ना कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम क्या करते हैं f' ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर वो ये बोलता कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो भी हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ही लगाते, क्योंकि अगर तुम ध्यान दोगे तो हमने ये बोला था कि f' 0 हो भी सकता है, स्ट्रिक्टली वाले में भी 0 हो सकता है अगर वो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं तो, ठीक है। बट यहाँ पे तो उसने क्या किया कि नो क्रिटिकल पॉइंट बोल दिया, ठीक है, तो इसलिए केवल इतना लगाया। ऐसे भी कर सकते हैं, इफ़ f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन तो फिर ये एंड f' शुड नॉट बी 0 एज f(x) हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हम ये बोल सकते हैं कि f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अल्टीमेटली मेरे को ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो अगर f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो इसमें से निकाल लो भाई, 2 cos 2x -8a + 1 cos x प्लस 4a² + 8a - 14 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लें 2 cos² x -1, तो ये हो जाएगा 4 cos² x, ठीक है, -8 टाइम्स a + 1 इंटू cos x। अब ये वाला 2 जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 और आया, उस -2 को हमने इसके साथ मिला दिया तो प्लस 4a² + 8a - 16 इज ग्रेटर देन 0, ऐसे लिख लिया। पूरे में से 4 हटा दिया तो ये आ गया cos² x -2 ऑफ a + 1 इंटू cos x प्लस a² + 2a - 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब हमने इसको ऐसे लिख लिया cos² x माइनस देखो 2ab, तो
इसका स्क्वायर तो ये लिखा है, a प्लस 1 का स्क्वायर और चाहिए, तो उसमें भी a स्क्वायर और 2a लिखा है, तो उसमें +1 और चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। प्लस इसको हमने लिख लिया a प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 5, मतलब a स्क्वायर प्लस 2a, 4 को उधर लेके दोनों तरफ 1 1 जोड़ा तो इधर 5 हो गया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो कितना बन जाएगा, cos x माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5, ये आया cos x, चलो अब बड़ा लिख देते हैं, cos x माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5। उसका मतलब क्या है, अब इसको देखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो एक ही बात है, हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस cos x का मॉड मस्ट बी ग्रेटर देन √5, ठीक है, एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। तो इससे दो चीज़ निकलेगी कि a प्लस 1 माइनस कॉस एक्स या तो लेस देन माइनस √5 हो, ये ठीक है, या फिर a प्लस 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन √5 हो, एंड फॉर ऑल एक्स यहाँ से आ जाएगा a प्लस 1 मस्ट बी लेस देन कॉस एक्स माइनस √5, a प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन cos x प्लस √5 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, यहाँ भी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, ठीक है। अब देखो फिर हमारा दिमाग खर्च होगा थोड़ा सा, इसने क्या बोला है, बाकी सब भूल जाओ, 1 मिनट के लिए ये स्टेटमेंट पढ़ो, x की हर वैल्यू के लिए a प्लस 1 इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, वेरी सिंपल। अगर मैं x की अलग अलग वैल्यू रखूं तो इसकी अलग अलग वैल्यू आएगी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये -1 माइनस √5 से 1 माइनस √5 तक वेरी करेगा, ये वाली चीज़। तो -1 माइनस √5 से 1 माइनस √5 तक ये चीज़ वेरी करेगा, एंड आई वांट कि उस पूरे इंटरवल के लिए a प्लस 1 उससे छोटा ही रहे। तो सीधी सी बात है, इफ़ आई वांट कि ये हमेशा इससे बड़ा रहे, तो जब इसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी, अगर वो सबसे छोटी वैल्यू मतलब a प्लस 1 यहाँ पे है, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू अगर वो a प्लस 1 से बड़ी हो जाए तो बाकी सब वैल्यू तो उससे ऊपर ही होगा, तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए दिस इम्प्लाइज a प्लस 1 मस्ट बी लेस देन -1 माइनस √5। मतलब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तुक्का मारेंगे, कभी वो cos x 1 रख दिया, -1 रख दिया, फिर ऐसे यहाँ 1 रख दिया, -1 रख दिया, जाके आंसर देखा नहीं मैच हुआ, फिर एक बार +1 की जगह -1 कर दिया, ऐसे 2-3 बार करके विदाउट समझे हुए वो आंसर मैच करा देंगे, ठीक है। बट मेरे को समझ में आना चाहिए कि यहाँ तो आई विल पुट cos x की मिनिमम वैल्यू, क्यों, क्योंकि लॉजिक ये बोल रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन मेरे को हमेशा बड़ा चाहिए इससे। तो अगर इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, अगर वो बड़ी हो जाए a प्लस 1 से, तो बाकी वैल्यूज़ तो उससे भी बड़ी होंगी, तो बाकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएंगी। तो केवल इतना लिखना सफिशेंट है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए कि ये वाला वैल्यू हमेशा a प्लस 1 से छोटा रहना चाहिए, ठीक है। cos x की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, हमेशा ये वैल्यू a प्लस 1 से नीचे ही रहे। तो a प्लस 1 मान लिया ये है, तो अगर जो राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू अगर इसके नीचे आ जाए तो बाकी वैल्यू तो उसी के नीचे होगा, तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ हम cos x की वैल्यू 1 रखेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज लॉजिकल पॉइंट, और ऐसा कोई इसमें कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल IQ का खेल है। तो एक जगह 1 रखेंगे, एक जगह -1 रखेंगे। इनइक्वालिटी के साइन पे डिपेंड करता है कि हम लॉजिक क्या दे रहे हैं। उसमें बोला कि x की हर वैल्यू के लिए ऐसा सही होना चाहिए, तो इधर -1 आएगा, उधर +1 आएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, a लेस देन -2 माइनस √5 और a ग्रेटर देन √5। और तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू -∞ से -2 माइनस √5 यूनियन √5 से ∞, ये हो जाएगा आंसर।
एंड आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वापस वही, फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए साइन 2x माइनस 1/3 साइन 3x प्लस 2ax इंक्रीजेज थ्रू आउट द नंबर लाइन। थ्रू आउट द नंबर लाइन मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। इस बार वो कोई लफड़ा नहीं है, इसने ये नहीं बोला कि क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट नहीं आने चाहिए। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया, कॉस एक्स माइनस 2a कॉस 2x माइनस कॉस 3x, 3 कैंसिल हो गया, प्लस 2a। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ तो इसने वर्ड स्ट्रिक्टली यूज़ किया नहीं, बट अगर ये स्ट्रिक्टली यूज़ करेगा तो भी हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेंगे। बहुत सारे बच्चे इक्वल्स टू छोड़ देते हैं स्ट्रिक्टली देख के, क्योंकि इक्वल्स टू कब छोड़ा जाएगा, अगर वो कोई कांस्टेंट फंक्शन बनना हो। ये ठीक है, मतलब एफ डैश लगातार एक इंटरवल में 0 आ रहा हो, ऐसा होगा तभी छोड़ा जाएगा। तो ऐसा इस वाले केस में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सब टर्म अपनी वैल्यू चेंज करेगा। तो ये आ गया कॉस एक्स माइनस 2a, कॉस 2x को लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस 3x को लिख लेते हैं 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स एंड प्लस 2a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसे करने की बजाय और बेटर तरीका क्या था कि इन दोनों को एक साथ क्लब कर लें, इन दोनों को एक साथ क्लब कर लें। तो ये ऐसे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस 3x प्लस 2a कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कॉस c माइनस कॉस d विल बी 2 साइन सम बाई 2 तो 2x एंड साइन डिफरेंस बाई 2 तो साइन x प्लस 2a, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x। ठीक है, इस साइन 2x को भी ओपन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक साइन x और मिल जाएगा, साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 4a साइन स्क्वायर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया और ये आ गया कॉस एक्स प्लस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता ही है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तभी प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है हमेशा। अगर ये नेगेटिव हो जाए और ये तो नेगेटिव हो नहीं पाएगा तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस एक्स प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। फिर वही लॉजिक आएगी, x की हर वैल्यू के लिए आई रिक्वायर दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो cos x की मिनिमम वैल्यू रखेंगे या मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। एक मिनट पॉज लेके सोच के देखो कि मैं cos x के 1 रखूंगा या -1 रखूंगा। अब एक्सप्लेनेशन, इसने क्या बोला कि ये एक्सप्रेशन मेरे को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, मतलब ये 0 या 0 से बड़ा ही चाहिए। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो बाकी वैल्यू तो उससे बड़ी होंगी, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम मिनिमम वैल्यू रखेंगे। तो ये मिनिमम वैल्यू है cos x प्लस a की, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी तो बाकी सब तो इससे भी बड़ी होंगी, तो बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ से हो गया a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज a हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। यही आंसर हो गया।
दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 11. लेट एफ एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 1/3 x³ प्लस a माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x. रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x. ये ठीक है, इंक्रीजेज फॉर ऑल x. वही क्वेश्चन है, बार बार घूम फिर के एक जैसी क्वेश्चन आ रही है. तो उसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ ए माइनस 1 प्लस 2. ठीक है, ये हो गया. तो दिस इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स. ठीक है. अच्छा, इसने ये कहीं बोला ही नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कुछ भी नहीं है. अगर ये क्वाड्रेटिक है और मेरे को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमेशा चाहिए, ठीक है, तो अगर मतलब ए स्क्वायर माइनस 1 0 नहीं है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है. तो ये मेरे को हमेशा क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा. तब तो ये ट्रू होने के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए. ये ट्रू होने के लिए हमारा डी लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, क्योंकि ये डी लेस देन 0 है, ये डी इक्वल्स टू 0 है. तभी ये क्वाड्रेटिक कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है, डी लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड पैराबोला अपवर्ड ही हो सकता है. ए स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए. पैराबोला अगर हमने डाउनवर्ड लिया तो डाउनवर्ड ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए. इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो यहाँ से तो ए आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब बी स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी लेस देन इक्वल्स टू 0. तो 4 कैंसिल, ए माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा ए माइनस 1 और यहाँ बचेगा ए प्लस 1. तो -2a -2 लेस देन इक्वल्स टू 0. तो यह आ जाएगा a माइनस 1 एंड a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, विच विल गिव यू माइनस इन्फिनिटी से -3 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज्ड से इन्फिनिटी. ये तो बेसिकली केस 1 है. ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से -1, तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 1 से इन्फिनिटी यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आ गया. ये हमारा सोल्यूशन 1 आ गया. ठीक है. केस 2, अगर a मतलब ये 0 हो जाए तो ए स्क्वायर अगर 1 के बराबर हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि a बराबर ±1 हो जाए. ठीक है, तो इसमें भी अगर a बराबर 1 हो गया तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, a बराबर 1 हो गया. यहीं से देख सकते हैं अगर a बराबर 1 हो गया तो एफ डैश एक्स बराबर 2 हो जाएगा. एफ डैश एक्स बराबर 2 हो जाएगा, वो चलेगा. ये तो हमेशा पॉजिटिव था, इंक्रीजिंग हो गया. तो a बराबर 1 विल डू. अगर a बराबर -1 हो जाए तो -1 होने पे ये तो फिर भी 0 हो गया. तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -1. तो ये हो गया -4x -2. तो ये तो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, तो ये रिजेक्टेड. तो a बराबर -1 रिजेक्ट हो गया, a बराबर 1 चल जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों से अल्टीमेटली क्या आया, a बराबर 1. ये हमारा आ गया सोल्यूशन 2. इन दोनों का केसेस के बीच में यूनियन लेते हैं.
यूनियन, तो यहाँ ले लेते हैं। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज्ड से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस ए की वैल्यू के लिए फंक्शन विल ऑलवेज रिमेन इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स बराबर 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस ए इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मोनोटोनिकली इंक्रीजेज फॉर ऑल एक्स, वो ये बार बार। तो फिर ए की वैल्यू क्या है? ए की जैसे क्वेश्चन है तो 2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस ए इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2a प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इसको हम ये माइनस रहेगा, हाँ, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस a बाई 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस a प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसे आ गया। अब हमने इसमें क्या किया, ई रेज टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस हाफ टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस a बाई 2, मतलब इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये जो ई रेज टू पावर एक्स है ये तो एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बहुत आसान है, ये तो हो गया हाफ और a का प्रोडक्ट, ये उसका हो गया सम, तो मेरे को तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये तो फैक्टराइज हो जाएगा। सही है, सो दिस इम्प्लाइज ई रेज टू पावर एक्स प्लस हाफ हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू तो 0 से बड़ी आएगी ना, तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ये बचा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ई रेज टू पावर एक्स वही घूम घूम क्या रहा है कि दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स, ठीक है, दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स। तो इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड की जो सबसे छोटी वैल्यू है अगर वो इसको सेटिस्फाई करे तो बाकी सब तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब ई रेज टू पावर एक्स का भी नेगेटिव तो होगा नहीं, 0 भी नहीं हो सकता, बट अगर मैंने ई रेज टू पावर एक्स के 0 रख दिया, ठीक है, तो अगर ये सेटिस्फाई करे तो बाकी सब जगह तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। तो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 0 क्लोज्ड से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 बेसिकली इसकी लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, इसकी ई रेज टू पावर एक्स की कोई मिनिमम वैल्यू होती नहीं है क्योंकि ओपन 0 आता है। अगर तुम्हें ये शक है कि हमने 0 क्यों ले लिया यहाँ पे, इक्वल्स टू तो होगा नहीं, तो लॉजिक समझने की कोशिश करो ना कि अगर ये 0 हो भी जाए, ठीक है, तो भी ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। चेक करके देख लो, अगर a 0 हो गया तो हमारा एफ एक्स कितना हो जाएगा 2 ई रेज टू पावर एक्स और प्लस एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा। अब ई रेज टू पावर एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है, एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रहेगा, तो यही आंसर है। ठीक है, ये रफ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 sin x रेज टू पावर 4 माइनस cos x रेज टू पावर 6, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालना है। ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस को निकालना है। देखो, एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे sin x रेज टू पावर 4 हो गया, तो इसको भी हम cos में कन्वर्ट कर लें। ये ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि इसको हम ऐसे लिख लें 3 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस रेज टू पावर 6। ठीक है, फिर हम क्या करें, cos x को t रख दें और t की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में जाएगी, तो एक नया फंक्शन लिख लें gt
बराबर 3 टाइम्स, इसके स्क्वायर को ओपन करें तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर का क्यूब, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया टी क्यूब। तो अल्टीमेटली कितना हो गया 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 6t माइनस टी क्यूब, ये हो गया। ठीक है, अब इसका मेरे को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है जी टी का, और टी के लिए रेंज क्या है 0 से 1, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो 0 से 1 तक ही जा सकती है इसलिए। तो अब हमने डिफ्रेंशिएट किया, जी डैश टी बराबर 3 प्लस 6t माइनस 6 माइनस 3t स्क्वायर। तो देखो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले लें तो t माइनस 1। तो इस पूरे में से क्या होगा, 3 कॉमन हो गया, t माइनस 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ माइनस के साथ माइनस 1 माइनस टी बचेगा। तो ये हो गया 3 टाइम्स t माइनस 1 और ये हो गया 1 माइनस टी। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3 टाइम्स t माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि g जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ग्राफ लगातार नीचे जाएगा। तो g मैक्सिमम कब आएगा, t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है 0 से 1 तक, तो सबसे पहले पॉइंट पे g मैक्सिमम हो जाएगा, एंड g मिनिमम कब आएगा आखिरी पॉइंट पे। ये ठीक है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ऐसे होगा ग्राफ, ये ठीक है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि t की वैल्यू इस एक्सिस पे t है। तो g 0 कितना हो गया, 0 अगर हमने रख दिया तो 3, g 1 कितना हो गया, 1 रख दिया तो 3 और 3 6 और 6 चला गया, ये हो गया -1। तो इसने ये पूछा कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस क्या है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस बराबर 3 माइनस ऑफ -1 बराबर 4, दैट इम्प्लाइज डी आंसर हो गया। ठीक, इसमें देखो एक ऑल्टरनेट भी है जो हमने रेंज में वैसे कराया था कि fx जो है 3 sin रेज टू पावर 4 माइनस कॉस रेज टू पावर 6, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। कॉस रेज टू पावर 6 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 0। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि कॉस रेज टू पावर 6 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0। माइनस कॉस रेज टू पावर 6 को लगाएंगे तो पलट जाएगा, माइनस कॉस रेज टू पावर 6 की मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। अब क्या होगा कि ये जो दो फंक्शन है ये साइमल्टेनियसली मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, कैसे, जब ये 1 होगा तो ये वाला जो वैल्यू है वो अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा वैल्यू मतलब ये जब ये मैक्सिमम होगा, माइनस को डिपेंड करता है कि तुम माइनस को कॉस में मिलाना चाहते हो या नहीं मिलाना चाहते। अगर हम नहीं मिलाना चाहते तो फिर आई विल गिव यू दिस लॉजिक कि साइन की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो कॉस रेज टू पावर 6 की मिनिमम वैल्यू होगी, तो जो डिफरेंस है वो अपने आप मैक्सिमम आएगा। एक मैक्सिमम और एक मिनिमम है तो उनसे ज़्यादा डिफरेंस आ ही नहीं सकता। ठीक है, जब साइन की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी तब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, साइमल्टेनियसली उसी एक्स पे आ जाएगी, और बीच में माइनस है तो ये इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो सीधा सीधा देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो 3 और -1 का डिफरेंस 4। अगर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया तो भी तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, fx बराबर 3 sin रेज टू पावर 4 माइनस कॉस रेज टू पावर 6। ठीक है, इसमें 3 sin रेज टू पावर 4 का मैक्सिमम वैल्यू एंड माइनस कॉस रेज टू पावर 6 का मैक्सिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड साइमल्टेनियसली।
दिस इम्प्लाइज एफ का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 0 बराबर 3। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू के लिए अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 30। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 विच सेज एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4। देन नंबर ऑफ लोकल एक्सट्रीमास ऑफ जी एक्स वेयर जी एक्स बराबर एफ ऑफ मॉड एक्स। तो एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब क्या है कि ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसलिए केवल वाई एक्सिस के राइट में ही हम एनालिसिस कर लें, लेफ्ट का एनालिसिस वहीं से पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल है। तो वी आर एनालाइजिंग ओनली फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ये ठीक है। एम्प्लाइज एनालाइज ओनली फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो फिर gx भी fx के बराबर ही हो जाएगा। तो अब हमारा नेट ऐसे चलेगा, फॉर x ग्रेटर देन 0 gx बराबर fx बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4। चाहो तो पूरा लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। तो g डैश x या f डैश x विल बी इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 3 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 2x माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये आ जाएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर में कैलकुलेट करो। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक एक टर्म उठा लिया, मेरे को दिख रहा है क्वाड्रेटिक और लीनियर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम एक्स क्यूब आएगा। तो हम पूरा खोल के फिर मल्टीप्लाई करने के बजाय हम ये देखें एक्स क्यूब कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो एक्स क्यूब ऐसे ही आ सकता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बस और कोई तरीका नहीं है इस टर्म से। तो वो आ जाएगा 2x क्यूब माइनस यहाँ से भी 2x क्यूब, तो एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस 3 और यहाँ से 14, बस यही दो तरीके हैं, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो। तो हो गया माइनस 3 और माइनस 14, तो माइनस 3 और माइनस 14 ये हो गया एक्स स्क्वायर का, माइनस यहाँ से कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 एंड माइनस 6, तो वो हो गया माइनस 30। तो माइनस 7 और माइनस 6, हाँ माइनस का 13 तो प्लस का 13 हो गया, तो कितना बचा यहाँ से 7, तो 7 एक्स स्क्वायर माइनस के साथ। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। ये 7 का बचा, 4 बचा, तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर, हाँ ये हो गया हमारे साथ एक्स स्क्वायर। ओके, अब x की बारी आई। x कैसे आएगा, यहाँ से आ गया 21, यहाँ से आ गया प्लस का 24, तो 21 आ गया, 24 आ गया प्लस का, और यहाँ से फिर 21 आ गया, ठीक है, और यहाँ से 4, इक्कीस और 4 कितना हो गया 25 माइनस का, तो ये चला गया तो आ गया प्लस का 20x, फिर कांस्टेंट यहाँ से -36 और यहाँ से -14, तो -36 प्लस 14, तो ये कितना आ जाएगा 22, तो माइनस का 22 अपॉन एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा।
ठीक है, अब एक मिनट देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है ये। आई होप कैलकुलेशंस आर फाइन। एफ डैश एक्स, हाँ ये तो फाइन है। तो अगर हमने -2 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 2x² -10x एंड +11 होल डिवाइडेड बाई x² -7x +12 का होल स्क्वायर। बेसिकली हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चाहिए, वो भी x> 0 के लिए चाहिए, तो इसलिए हमने ये सब किया। ठीक है, अब न्यूमरेटर का रूट निकाल लेते हैं। तो 2x² -10x +11 बराबर 0 का अगर हम रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा -b ± √b² 100 -4ac, तो 4 दूनी 8 और 11, चलो 4 और 22 ऐसे लिख लेते हैं अपॉन 2 × 2। तो 1 2 से ये 5 हो गया, ये 25 हो गया और ये 4 चला गया। तो दिस विल बी 5 ± √25 में से 4 गया 21 अपॉन 2। अब देखो ये जो दो वैल्यू हैं ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इस डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, तो जो f' होगा उसका इन दोनों पे साइन चेंज डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है, अगर ये मान लिया हम अल्फ़ा बीटा लिखते हैं, मैं 1 मिनट के अल्फ़ा बीटा लिख दूँ, तो यहाँ से f' बराबर -2 टाइम्स x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा ऐसे आएगा और नीचे इतने का स्क्वायर आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर डेफिनेटली दो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो बेसिकली f(x) क्या था, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एंड x माइनस 4। तो इसका राइट हैंड साइड पे दो मैक्सिमा मिनिमा है, ये ठीक है। वो कहीं पे भी मैक्सिमा हो कहीं पे भी मिनिमा हो, उसमें मेरे को टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे दो मैक्सिमा मिनिमा है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, देखो अगर हम जीरो पे देखें, जीरो पे x = 0 पे, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस चल रहा है वो x > 0 के लिए चल रहा है। अगर मैं इसमें 0 रख दूं तो ये 0 0 ये 0 मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो f'(x) इज लेस देन 0 फॉर x बराबर 0+। तो उसका मतलब क्या है, 0 पे वैसे अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, f(0) कितना आएगा, 1 2 3 4, तो 1/6। तो कहीं यहाँ पे मान लिया 1/6 है और उसके नीचे ग्राफ ऐसे जा रहा है, आगे जाके एक मैक्सिमा और एक मिनिमा आ रहा है। तो जब हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे y एक्सिस में, तो इधर से ग्राफ ऐसे जाएगा और जो भी मैक्सिमा मिनिमा इधर आ रहा है, मान लिया एक मिनिमा ऐसे आ रहा है और एक मैक्सिमा इधर आ रहा है, तो इधर भी एक मिनिमा ऐसे आएगा और एक मैक्सिमा ऐसे आएगा। तो टोटल 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो 5 पॉइंट का मतलब क्या है, आंसर इज सी। तो दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इज इक्वल्स टू 5। सो आंसर इज सी, यही आंसर होगा।